दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकेंड सेमेस्टर। अभी हमारा यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के ऊपर, ठीक है, जिसमें से हम लोग एचआर प्लानिंग एंड एम्प्लॉय हायरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉब एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसका सैम्पल देखा था, इसके बेनिफिट्स और यूजेस देखे थे। इसके साथ ही साथ में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जॉब एनालिसिस के, ठीक है। सो दे आर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जॉब एनालिसिस के, 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। बट यहाँ पर इन 3 कंपोनेंट्स को देखने से पहले एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जॉब एनालिसिस एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जो भी लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो उन सभी लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो देखो, जॉब एनालिसिस का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप किसी कंपनी के एचआर हो तो आपको जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने लिए भी आपकी भी क्या होगी, इससे आपका भी टाइम सेव होगा, आपकी भी एनर्जी सेव होगी, और जो कैंडिडेट्स हैं जो कि उस जॉब को करना चाहते हैं, ठीक है, उनका भी बहुत सारा टाइम और साथ में एनर्जी उनकी भी सेव होगी। कैसे सेव होगी? क्योंकि अगर आप जब तक जॉब के बारे में बताओगे नहीं कि आपकी जॉब किस विषय पे है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना आना चाहते हो, आप कौन से स्किल्स को आप लेना चाहते हो, ठीक है। बीइंग एन एचआर, मान लो कि मैं किसी कंपनी का एचआर हूँ तो मुझे इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा कि मुझे कौन से पोस्ट पे कौन सा आदमी चाहिए, किस तरीके की उसकी स्किल्स होनी चाहिए, कैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके एक्सपीरियंस कितना हो। ये सारी चीज़ें हम एक तरीके से ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं, सैम्पल यहाँ पर देख लो। इस तरीके से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, ठीक है। जॉब टाइटल को मेंशन करते हैं, मुझे मान लो इंजीनियर को हायर करना है, असिस्टेंट इंजीनियर को हायर करना है, तो उसमें लिखता हूँ मैं कि लिखूंगा मैं कि जॉब टाइटल में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, बीटेक चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करूँगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों उस पर्टिकुलर आदमी को हायर करना चाहते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखोगे, स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, वो फिजिकली फिट हो। ये सारी चीज़ों को लिख करके आप पोस्ट करते हो, जिससे कि आपकी जो भी कैंडिडेट्स हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और सही पर्सन ही आपकी कंपनी तक आता है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, बिना जॉब एनालिसिस के क्या होगा कि बाहर भीड़ लग जाएगी आपकी कंपनी के। मान लो सबको पता चलेगा कि हायरिंग चल रही है, सभी भीड़ लगा करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका भी टाइम, आपकी भी एनर्जी किल होगी, उन सभी लोगों की भी एनर्जी किल होगी। सपोज दैट कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बंदे चाहिए, आ रहे हैं ग्रेजुएशन वाले भी, डिप्लोमा वाले भी, और अलग तरीके से मान लो 10th 12th वाले भी चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब कि उनकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो सभी बिना जॉब एनालिसिस के आए, ठीक है। पहले से अगर उनको पता होगा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की हायरिंग चल रही है इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो तब वो सोच समझ करके आएंगे, ठीक है। जो भी आपके पहले से ही जो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे वो पहले से जो भी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं मानते होंगे तो वो पहले से ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो समझना चाह रहे हो कि यहाँ पर क्या मैं आपको बताना चाहूँ। तो जॉब एनालिसिस से सीधा सा मतलब है कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम सेव हो, साथ ही साथ में कैंडिडेट का एनर्जी, कैंडिडेट का टाइम सेव हो। इस वजह से हम एनालिसिस करते हैं जॉब की कि हमको कौन से पोस्ट पर कैसा आदमी चाहिए, ठीक है। तब वो अप्लाई करता है और तब हम उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस और आगे के रिक्रूटमेंट जो भी स्क्रीनिंग होती है और जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ों को हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट्स वगैरह को हम लोगों ने देखा था। तो अभी देखो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आपको जॉब एनालिसिस को तैयार करना हो तो 3 कंपोनेंट्स का आपको ध्यान करना पड़ेगा। फर्स्ट वन आपका क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को, देन जॉब स्पेसिफिकेशन, देन जॉब इवेल्युएशन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों, वो आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है कि आप जो भी आप कैंडिडेट को हायर करोगे वो कैंडिडेट आप आकर के आपकी कंपनी में करेगा क्या, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, कौन से रिक्वायरमेंट्स को परफॉर्म करेगा, टास्क को कौन कौन से टास्क को करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, रिक्वायरमेंट्स और साथ ही साथ में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि वो आ करके करेगा क्या, ठीक है। अगर मान लो आप टेक्निकल आदमी को हायर करते हो तो वो टेक्निकल ही चीज़ों को करेगा। वो ऐसा नहीं कि टेक्निकल आदमी जो भी है वो कॉल सेंटर में कॉल मिला रहा है या फिर उसको हमने रिसेप्शन में बैठा दिया
है ना। तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिखते हो कि उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करने क्या वाला है आपकी कंपनी के अंदर आकर के, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो ये एक तरीके से ऐसा आपका होता है जिसके अंदर आप उसकी क्राइटेरिया को सेट करते हो कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे चाहिए डिप्लोमा वाले बंदे, मुझे चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, किस तरीके की स्किल सेट होनी चाहिए उनकी, कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीज़ों को हम किसके अंदर मेंशन करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन करते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए उसके पास में, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ों को कौन सी चीज़ों में मेंशन करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर, ठीक है। और जब हम एवेल्युएशन की बात करते हैं, जॉब इवेल्युएशन की, तो जॉब यहाँ पर इवेल्युएशन के अंदर सीधा सा मतलब आता है कि एम्प्लॉयज़ की फेयर वेजेस की बात होती है। मान लो अगर आप लेबर को हायर करते हो तो आप लेबर को लेबर के हिसाब से सैलरी पे करोगे, ठीक है। और अगर आप किसी मैनेजर को हायर करते हो, किसी टेक्निकल आदमी को हायर करते हो, उसके हिसाब से उसको पे करोगे, जितना वो काम करेगा उसी हिसाब से उसको फेयर वेजेस को पे करोगे। यहाँ पर लिखा हो कि फेयर वेजेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किसी लेबर को हायर किया और उसको मान लो 30,000 रुपये, या फिर इस मतलब मैं ऐसा एक तरीके से सेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो आपने किसी लेबर को हायर किया और उसको ज़्यादा सैलरी दे दो, और किसी भी आपने मैनेजर को हायर किया उसको कम सैलरी दे दो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जो भी पोस्ट के हिसाब से और जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन सभी की जो भी पेमेंट होगी वो अप एंड डाउन होगी। एक मैनेजर होगा उसका जो भी पैकेज होगा वो काफ़ी हाई होगा, एक लेबर का हाई जो भी पैकेज होगा वो कम हाई कम होगा, ठीक है, एक मैनेजर की कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर दोस्तों आती है कि जॉब इवेल्युएशन के अंदर, कि जॉब जो भी फेयर वेजेस की जो भी बात आती है वो जॉब इवेल्युएशन के अंदर आती है, ठीक है, कि पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कितना पे कर रहे हो, ठीक है। किस तरीके से अलग अलग जॉब्स डिफरेंस है, एक लेबर में और एक मैनेजर में, और नीचे के लोग में, लोअर डिपार्टमेंट के लोग, अपर डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से अलग हैं, उनकी सैलरी वेजेस के ही हेल्प से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर हम लोग फेयर वेजेस की बात करते हैं कि जैसा भी आदमी होगा, जिस भी स्किल सेट का होगा, जैसा भी कैंडिडेट होगा, उसकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी स्किल सेट होगी, तो उसके हिसाब से उसको फेयर वेजेस पे करे जाएंगे, ठीक है। सो कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 3 बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज़ कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस बताओ। तो अभी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।